गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में 4th चैप्टर भारतीय संस्कृति, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं और रिवाइज़ कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में कि उनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा ज़िले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय और इन्होंने MA और LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी जो आजीविका थी वो चलती थी अध्यापन कार्य से। इन्होंने वकालत भी की और इन्होंने संपादन कार्य भी किया। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हो गई। हिंदी साहित्य में जो इन्होंने विधा अपनाई थी वो थी पत्रिका एवं भाषण। हिंदी साहित्य में ये एक गहन विचारक के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अपने साहित्य में सरल, सुबोध, स्वाभाविक और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया। इनकी शैली साहित्यिक, भाषण, भावात्मक, विवेचनात्मक तथा आत्मकथात्मक थी। तो ये हो गया राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में। अब हम अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। 2 पैराग्राफ फर्स्ट वीडियो में हो गए थे। अब हम आते हैं अपने 3rd पैराग्राफ पे। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। तो लेखक कहते हैं कि अहिंसा तत्व हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मूल तत्व है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। तो लेखक कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे ग्रंथों में नैतिक सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, वहाँ पर मन, वचन और कर्म से अहिंसा का उल्लेख अवश्य किया गया है। और लेखक के अनुसार अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। तो लेखक कहते हैं कि अहिंसा क्या है? त्याग है। त्याग करना ही अहिंसा है और दूसरे अर्थ में अहिंसा ही त्याग है। अहिंसा और त्याग एक दूसरे के पूरक हैं। पर हमारी जो अहिंसा है वो अहिंसा और त्याग एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक इसी प्रकार हिंसा का दूसरा नाम है स्वार्थ। ये स्वार्थ ही प्रायः भोग बनकर हमारे सामने आता है। हिंसा ही स्वार्थ है और स्वार्थ का पर्याय हिंसा है। जब मनुष्य स्वार्थ के कारण किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता है या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, तब वहां से हिंसा का जन्म होता है। श्रुति कहती है, तेन तयक्तेन बुझीथा। इसी के द्वारा हम व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो उपनिषद में भी कहा गया है, ये बताया गया है कि संसार का भोग त्याग है। त्याग की भावना करना होता है। एक समाज का दूसरे समाज से और एक देश का दूसरे देश से संघर्ष होने के पीछे का कारण क्या है? भोग है। यदि हम त्याग की भावना रखते हैं तो इस संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हमें समाज में सभी विरोध और संघर्षों का समापन करना है तो हमको अपनी भावनाओं में नैतिक चेतना के तत्व को बढ़ाना होगा। और इसी कारण क्या होगा? जब मनुष्य स्वार्थ के कारण किसी अन्य को हानि पहुंचाता है तो हिंसा का जन्म होता है और इसी स्वार्थ का दुष्परिणाम होता है कि हिंसा के रूप में वो हमारे सामने आता है।
तो लेखक का मेन उद्देश्य है इस पैराग्राफ से बताने का कि सभी व्यक्तियों के अंदर नैतिक भावनाओं को और नैतिक चेतनाओं को जगाना चाहिए, जिससे कि सारे जितने भी विरोध हैं और संघर्ष हैं हम उनका समापन कर सकें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। तो लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारत में दूसरे देशों के लोगों की संस्कृति और भाषाएं और संप्रदाय, धर्म, ये सब हमने अपनाया और सबको स्वतंत्रतापूर्वक सबने अपनाया और इससे हमारे जितने भी धर्म थे वो सब क्या हो गए, क्षीण होते गए। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया और देश तथा विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। तो लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो अन्य देशों के लोगों को स्वीकार किया गया और अपने में इस प्रकार घुल मिल जाने दिया कि वो हमारे जो हैं हमारे ही अंग हो गए, हमारे अभिन्न अंग हो गए। जितनी भी विदेशी संस्कृतियां यहाँ आईं वे भारतीय संस्कृति का ही अंग बन गईं और वे इस प्रकार घुल मिल गईं कि उन्हें अलग करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। हम भारतीयों ने अपनी शक्ति के बल पर विदेशों में अपनी विचारधारा थोपने का प्रयास नहीं किया और हम उन्हीं की संस्कृति में मिल गए। हमने प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के बल पर ही अपनी विचारधारा को स्थापित किया। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। अब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हम भारतीयों ने कभी दूसरों के शारीरिक अंगों और उनकी धन दौलत पर, उनके घर पर, उनकी संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा नहीं किया, बल्कि हमने उनके दिलों को जीतने का प्रयास किया। इसका प्रभाव भी स्पष्ट है कि भारतीयों का प्रभाव दूसरे देशों के लोगों पर बना हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम उसके गुण को भूलते जा रहे हैं और जिसके कारण दूसरों पर हम अपना प्रभाव जमाए हुए थे, जिस कारण हम दूसरों पर अपना प्रभाव जमाए हुए थे, उस गुण को हम आज भूलते जा रहे हैं। तो लेखक का मुख्य उद्देश्य है कि हम यानी कि भारतीयों का प्रभुत्व और चरित्र आज भी इसलिए कायम है क्योंकि इसे तलवार की ताकत और मार काट के सहारे हमने दूसरों पर नहीं थोपा, बल्कि प्रेम और सौहार्द के बल पर हमने उनके दिलों को जीतकर कायम किया है। अब आते हैं हम 5th पैराग्राफ पे। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने आप को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में 2 बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। लेखक कहते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखें और अपनी रीतियों को किस प्रकार से प्रयोग करें जिससे कि हमारा जो वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास है वो भी अच्छे से होता रहे। तो इसके लिए 2 बातों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत और पद दलित हुए।
हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। तो लेखक कहते हैं कि भारतीयों पर बहुत सारे प्रकार के प्रकृतिजन्य यानी कि प्रकृति से उत्पन्न और मानव के द्वारा भी बहुत सारी विपत्तियां आईं, परंतु हमने इसका सामना करते हुए यहाँ के लोगों की सृजनात्मक शक्ति में कोई भी कमी नहीं होने दी। इस बात को इतिहास मानता है, या इतिहास इस बात का साक्षी है कि लेखक ने कहा कि भारतवर्ष में न जाने कितने ही संप्रदायों का गठन हुआ और कितने ध्वस्त हुए। विभिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति विकसित हुई और उनका भी उत्थान और पतन हुआ, तथा विदेशियों ने भारतीयों पर बहुत बार आक्रमण भी किए और हमको अपमानित भी किया। प्रकृति की बात की जाए तो चाहे मनुष्य जाति ने एक बार नहीं अनेक बार भारतीयों पर मुसीबतें आई हैं, परंतु हमारी संस्कृति इतनी महान है कि उसने संपूर्ण संसार को स्वयं के अंदर समाविष्ट कर लिया है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जीवन और हमारी सृजनात्मक शक्ति आज भी विद्यमान है, आज भी बनी है। हम अपने दुर्दिन में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। तो लेखक का मानना है कि ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम ये कहें कि हमारी संस्कृति और सभी संस्कृतियों में बहुत ज़्यादा उच्च है और श्रेष्ठ है और महान है। तो लेखक का मुख्य उद्देश्य है कि लेखक ने हमारी संस्कृति के बारे में यहाँ पर बताया है कि कितने भी आक्रमण हुए, कितनी भी विपत्तियाँ आईं, लेकिन भारतवासी और भारतीय संस्कृति दोनों ज्यों के त्यों बने रहे। आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। दूसरी बात तो इस संबंध में विचारणीय है, वो ये है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश के प्राण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि विश्व की बहुत सारी जातियां जो हैं वो मिट गईं, लेकिन हम भारतीयों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने गौरव को सुरक्षित बनाए रखा है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें सब तरह की भिन्नताएं हैं, वहां उन सब में ये एकता है। तो लेखक कहते हैं कि हम भारतीयों की सामूहिक जागरूकता में नैतिक आधार वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, पहाड़ों के जैसे मजबूत हैं, समुद्रों से भी ज़्यादा गहरे हैं और आकाश से भी ज़्यादा विस्तृत हैं। लेखक कहते हैं कि सामूहिक चेतना के विषय में दूसरी बात जो विचार करने वो योग्य है, वो है हमारी संस्कृति और सामूहिक चेतना। इस देश में समस्त नगर और ग्राम, सभी प्रदेश और संप्रदाय, विभिन्न वर्ग और जातियां इसी नैतिक चेतना के सहारे आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या बंधी हुई हैं। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही विभिन्न नगर और ग्राम, प्रदेश और संप्रदाय तथा विभिन्न वर्ग और जातियों के लिए एकता का अधिकार है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने और तत्पर रहने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो लेखक कहते हैं कि इस बात को गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था
इसलिए उन्होंने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए इसी नैतिक चेतना को अपनाया था और सफलता प्राप्त की थी। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वो शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। तो लेखक कहते हैं कि जो भारतीय जनसाधारण लोग थे, उन्होंने गांधी जी के जो हथियार थे वो थे अहिंसा, सेवा करना, त्याग, सत्य, और यही सब भावना जो थी उसी के कारण लोग आंदोलित हो उठे और उन्हीं के कारण ही हम लोग बहुत सारी शताब्दियों से प्रभावित हो रहे हैं और उसी से आज हम सब लोग प्रेरित भी हो रहे हैं। तो लेखक का मानना है कि भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का जो महत्व है वो ये है कि इसी एकता के बल को हथियार बनाकर गांधी जी क्रांति लाने में सफल हुए, जिससे भारतीयों को गुलामी से मुक्ति मिल सकी और आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसीलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। तो इस गद्यांश में लेखक के कहने का ये तात्पर्य है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को अद्भुत और अतुलनीय शक्ति प्रदान की है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा उचित ढंग से या उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। जहां एक और मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग अपने तथा समूह के विकास के लिए या समूह के विकास और उत्थान में करता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति और दूसरे समूह को गिराने के लिए भी करता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को देखते हुए लेखक कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज एवं राष्ट्र में ऐसी भावना जागृत हो जिससे विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसा को त्याग कर और सभी को प्रोत्साहित किया जा सके। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वो नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो लेखक कहते हैं कि यदि विज्ञान की शक्ति पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो ये मानव के लिए हितकर नहीं होगा या हितकर सिद्ध नहीं हो सकेगा। नैतिक अंकुश यानी कि नैतिक बंधन के माध्यम से ही विज्ञान को असीमित शक्ति प्राप्त हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के स्थान पर निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान युग में विज्ञान की शक्ति को कल्याणकारी दिशा देने के लिए मतलब उसको कल्याणकारी दिशा प्रदान की जाए, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। नाउ लास्ट पैराग्राफ। दूसरी बात ये है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी।
तो लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए अन्य संस्कृतियों के साथ तालमेल बनाने के लिए ऐसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए जो विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अनुवाद दूसरी भाषाओं में भी कर सकें, जिससे कि एक भाषा के साहित्य का प्रचार प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी हो सकेगा और उनके जीवन मूल्यों का लाभ दूसरे भी उठा सकेंगे। साथ ही वो संगम साहित्यिकों और प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक ऐसा व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप ज्ञान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित कर रहा है। तो लेखक कहते हैं कि इसके अतिरिक्त इससे एक लाभ ये भी होगा कि जो साहित्य में रुचि रखते हैं वो लोग, उनको अच्छा साहित्य पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि अच्छे साहित्य सृजन पर भी बल दिया जा सकेगा। इसके लिए साहित्यकार को भी उसको भी प्रेरणा मिलेगी और इससे एक दूसरे के विचार, परंपरा, रीति रिवाज सबको जानने का अवसर भी मिलेगा। साहित्य और साहित्य प्रेमियों के अतिरिक्त इससे भारतीय संस्कृति को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि भारत अपनी एक सूत्रता का प्रदर्शन करता है। गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्ति कला जैसी अनेक कलाओं के माध्यम से कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप बटन प्रेस करें। धन्यवाद।